नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्वभारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको राष्ट्रीय राजनीति और स्टेट लेवल की राजनीति की अंदर की बात बताने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसके लिए ये जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी हकीकत और पूरी जानकारी सही सही तरीके से प्राप्त हो। दोस्तों, अमित शाह जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, 2014 से 2017 तक वो अध्यक्ष रहे और जो स्ट्रेटेजी उन्होंने उस समय अपनाई और उनके जो ब्लू व्हाइट बॉयज थे, मोदी जी के जो ब्लू व्हाइट बॉयज थे, उन्होंने जो अलग अलग विभिन्न राज्यों में अपनाई और उसे लागू किया, वो आज उन्हीं के गले का खास बनने जा रही है, उनके गले की हड्डी बनने जा रही है या बन चुकी है, ऐसे मान लीजिए। क्यों और कैसे, यही हम आपको पूरा विश्लेषण इस वीडियो में देने जा रहे हैं। अगर आपने पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के चुनाव को देखा होगा तो उसमें मुकुल रॉय जो लगभग 2016 या 17 के आसपास, यानी जब अमित शाह अध्यक्ष थे राष्ट्रीय, तो उन्होंने तृणमूल महिला कांग्रेस छोड़ के यानी टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उन्हें सीधा सीधा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया था भारतीय जनता पार्टी का। एक राज्य स्तर की पार्टी, प्रदेश स्तर की पार्टी और उसका कोई नेता आ जाए छोटा मोटा और उसे सीधा राष्ट्रीय स्तर का उपाध्यक्ष बना दिया जाए, तो इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी के काडर पर क्या हुआ होगा ये आप समझ सकते हैं। उनके जो राष्ट्रीय और राज्य के दर्जे के, प्रदेश के दर्जे के जो नेता हैं, उनके ऊपर क्या हुआ होगा। उसी परिणाम की वजह से भारतीय जनता पार्टी को वहां वेस्ट पश्चिम बंगाल में लाभ तो हुआ, लेकिन वो जीत नहीं पाए। लेकिन इस तरह की हरकतें अगर उस समय नहीं की जाती तो शायद भारतीय जनता पार्टी की आज सत्ता होने की पूरी पूरी संभावना थी। भारतीय जनता पार्टी के जो काडर है, जो वॉरियर्स हैं, जो लड़वैये हैं, जो इलेक्शन के समय भारतीय जनता पार्टी के साथ में काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों की आप आधी जान निकाल दोगे, उसके बाद में आप अपेक्षा करोगे, उनसे ये उम्मीद करोगे कि वो पूरी जान लगा करके लड़ेंगे, तो वो तो हो नहीं सकता। तो जब उनका जो मूलभूत काडर है, मूलभूत नेता है, मूलभूत कार्यकर्ता है, मूलभूत पदाधिकारी हैं, उन्हें जब साइडलाइन किया जाता है और नए लोगों को सर पे बिठाया जाता है, तो उसके बाद आधे पदाधिकारी, आधे से ज्यादा पदाधिकारी तो घर में बैठ ही जाते हैं, न वो पार्टी की जवाबदारी लेते हैं। और जब चुनाव आता है तो उन्हें कमल मित्र, कमल सखी, इस तरह की जवाबदारियों के लिए उन्हें बुलाया जाता है कि चलिए पुराने लोगों को जोड़ना है, घर घर में जाना है, तो उसके लिए अब वो तैयार नहीं होते। वो ये पूरी स्ट्रेटेजी समझ चुके हैं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का हर जगह पे नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में भी चुनाव आने जा रहे हैं, कम से कम 15 या 17 या 18 बड़े बड़े नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव आने वाले 3 से 4 महीनों में होने जा रहे हैं। कई सारे जिला परिषद और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी आने वाले कुछ महीने, 1.5 महीने में होने जा रहे हैं। और उसी पार्श्वभूमि पर अमित शाह ये मुंबई और पुणे के दौरे पर हैं। कल ये मुंबई में थे और आज वो पुणे में है। उनकी एक खास बात ये बताई जा रही है कि इसके पहले वो देवेंद्र फडणवीस के सिवा और किसी के साथ दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब राज पुरोहित हो, एडवोकेट आशीष शेलार हो और ऐसे कई सारे पुराने नेता हैं जिनके साथ वो घूमते हुए या कहीं ना कहीं कार्यक्रम में उपस्थित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी वो क्या सिग्नल भेजना चाहते हैं, पुराने जो मूलभूत कार्यकर्ता या मूलभूत लोग जो पहले पदाधिकारी रह चुके हैं, उनके लिए सिग्नल है कि हम अब आपके लिए एक्सेसिबल है, आप हम तक पहुंच सकते हो, हम आपको नजदीक ले रहे हैं। लेकिन इस किसी बुलावे में वो पुराने जो मूल नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इस प्रकार के किसी बुलावे में आने को तैयार नहीं है। वो लोग तो सीधा कहते हैं कि हम, जब बाहरी लोग आते हैं, बाहरी नेता आते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के हों या कांग्रेस के हों, शिवसेना के हों या किसी और पार्टी के हों, तो आप उन्हें सीधा नजदीक ले लेते हैं, अच्छे अच्छे पदों पर बिठा देते हैं, उन्हें सरकारी, गैर सरकारी मंडल और महामंडलों पर अध्यक्ष और सचिव बना देते हैं सीधा सीधा। तो हमने क्या पाप किया? हमने तो इतने साल सेवा की है। जब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं, हाथ में आएगा नहीं, तब तक हम उतरेंगे नहीं, हम जवाबदारी लेंगे नहीं और हम काम करेंगे नहीं। इस तरह के हालात महाराष्ट्र के भी है। महाराष्ट्र में आने वाले कई सारे दिनों में, यानी 3 से 4 महीनों में, जैसे कि उत्तर प्रदेश के वहां पर चुनाव है, पंजाब के हैं, गोवा के हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी आज गोवा में भी हैं, तो ये जो भी कुछ 5 प्रदेशों में चुनाव है और फिर जो स्थानिक चुनाव है महाराष्ट्र में, उसमें ये काफी सारे बड़े बड़े नेता शिरकत करने वाले हैं, आने वहां पर जरूर आएंगे और पार्टी की जो रणनीति है उसके तहत। लेकिन जो पहले 2014 से रणनीति रखी गई थी, उसका क्या वो आपके ऊपर अब बूमरैंग हो रही है, बैकफायर कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की
2014 से लेके 2021 तक की जो रणनीति थी, यानी भले अमित शाह 2014 में अध्यक्ष बने, 2017 तक वो अध्यक्ष रहे, लेकिन उसके बाद भी सूत्रों से, नई दिल्ली में जो हमारे सूत्र हैं उनसे जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, वो रणनीति वही चली। इस ऐसे सारे विषयों में जेपी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा ये कोई निर्णय नहीं लिया करते थे, अमित शाह ही आज तक निर्णय लेते रहे हैं और लेते आए हैं। तो ऐसे हालात में ये जो गलत स्ट्रेटेजी अपनाई गई 2014 से लेके अब तक, यानी लगभग 7 से 8 साल आप कह सकते हैं, तो ऐसे हालात में ये अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बैकफायर हो रही है, बुरी तरीके से बैकफायर हो रही है। क्योंकि जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का कोई नेतृत्व करके मानता नहीं, कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, ऐसे सारे लोग महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बन चुके हैं, मुंबई प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बन चुके हैं, और उन्हें सिर्फ वसूली आती है और ऊपर के नेताओं तक कैसे पैसा पहुंचाया जाए। और ये कई सारे सूत्र ये जो आए हुए लोगों में से बताते हैं कि कई लाखों और करोड़ों रुपए दे करके भारतीय जनता पार्टी से ये पद प्राप्त कर रहे हैं। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट जो मुंबई में इतना बड़ा मंदिर है, वहां पर कई सारे लोगों की पोस्टिंग नियुक्ति हुई थी, वहां पर अपॉइंटमेंट हुई थी ट्रस्टी के तौर पे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी महाराष्ट्र पर, उस पर भी पूरा भ्रष्टाचार हुआ। इस तरह की साफ और स्पष्ट जानकारी वहीं के सूत्रों से प्राप्त हो रही है, और उन्हीं लोगों से जिन्हें ये नियुक्तियां मिली थी, यानी वो तो स्पष्ट कहते हैं कि हमने इतना इतना फलाने फलाने नेता तक पहुंचाए थे, उसके बाद हमारी नियुक्ति हुई है। तो इस तरह की भ्रष्टाचार का काम करने वाले ये जो नेता हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की छवि पूरी तरह से खराब कर रहे हैं, पूरी तरह से नष्ट कर चुके हैं। महाराष्ट्र में पूरी छवि खत्म हो चुकी है। आने वाले जो सबसे बड़े चुनाव हैं महाराष्ट्र के अंदर, ये 3 से 4 या 5 महीनों में, अगर ये डिले होते तो भी 6 महीनों में, तो वहां पर बृहन्मुंबई महानगर पालिका, जो कि केरला जैसे 2-4 अगर आप बड़े राज्य ले लो तो उनसे भी ज्यादा उस बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी मुंबई महानगर पालिका का बजट है, वहां पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 83 या 84 कुछ सीटें हैं 228 में से, 227 में से, वहां पर अब 236 सीट का डिलिमिटेशन करके 236 सीट कर दी गई है। और वहीं पर यह बताया जा रहा है कि जो 84 सीट है वो घट करके 40 से 65 के बीच में उनकी सीटें आने वाली हैं। इसी तरह से बाकी जो और 16-17 बड़ी बड़ी नगर पालिका और महानगर पालिका वहां पर हैं महाराष्ट्र में, वहां पर भी भारी नुकसान होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। क्या इसके चलते, क्योंकि अब ये जो लोग अनुभवी कार्यकर्ता हैं, सक्षम नेता हैं, यही लोग जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का नेता करके, एक लीडर करके स्थानिक लेवल से लेके प्रदेश लेवल तक जाना पहचाना जाता है, उन्हें जब साइडलाइन कर दिया गया है, दरकिनार कर दिया गया है, और जो वो काम नहीं करने वाले और जो लोग उपस्थित हैं वहां पर, जिनकी नियुक्तियां हैं, जो पदों पर हैं, उन्हें तो एक कोई कुत्ता बिल्ली भी नहीं जानता कि ये भारतीय जनता पार्टी से इनका कोई संबंध है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये 10 वोट नहीं पड़वा सकते बूथ में किसी मतदाता या 10 मतदाताओं को ले जा करके। ऐसे गलत लोगों को देवेंद्र फडणवीस ने वहां पर पूरा लाभ दिया, और जिन लोगों ने मेहनत की उन्हें कुछ नहीं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए, उनके ऑफिस तोड़े, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस तोड़े, उनके नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ताओं को मारा, उन्हें बहुत सारी प्रायोरिटी दी गई और बहुत सारा प्रेफरेंस दिया गया। तो ऐसे हालात में ये लोग अब बिल्कुल कुछ भी करने तैयार नहीं है, और इनका ये कहना है कि ये जो आने वाले चुनाव हैं ये खत्म होने के बाद, और भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा जो खात्मा है, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि ये जो बाकी के नेता आए हैं अलग अलग पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में, जिन्हें महाराष्ट्र प्रदेश, मुंबई प्रदेश या शहरों के प्रमुख प्रमुख पदों पर या जिलों के प्रमुख प्रमुख पदों पर नियुक्ति की गई है, ये अभी भी अपने जो पहले वाली पार्टी हो, जैसे राष्ट्रवादी के मुखिया शरद पवार या शिवसेना के जो मुखिया यानी अध्यक्ष सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, इन्हीं के इशारों पर वो लोग यहाँ पर काम करते हैं। कांग्रेस के हों तो प्रदेश अध्यक्ष के इशारों पर भारतीय जनता पार्टी में रहकर के काम करते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी का पूरा बेड़ा गर्क करने के लिए वो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हुए हैं। ये चित्र अब स्पष्ट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं और मूल नेताओं के सामने, और उनके मन में इस बारे में अभी कोई भी शंका बाकी नहीं है। अब देखना यह है कि इन्हीं अमित शाह की और देवेंद्र फडणवीस की कब आंखें खुलती है और कब इन लोगों को उठा करके पार्टी से बाहर फेंका जाता है, क्योंकि जब तक ये लोग हैं
तब तक जो मूल नेता और मूल कार्यकर्ता कोई पार्टी का काम किसी भी चुनाव में करने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी में वो लोग रहेंगे, वो लोग कहते हैं कि हमारे बाप की पार्टी है, हमने अपने खून पसीने से ये पार्टी को बनाया है, हमने अपने घर की तरफ, काम धंधे की तरफ दुर्लक्ष किया, हमने खून पसीना बहाया, हमने अपना पैसा डाला है ईमानदारी का। ये पार्टी हमारे बाप की है और किसी के बाप की नहीं है। इस तरह का जवाब वो लोग देते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम जो भी करेंगे इसी पार्टी में रहेंगे, हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे। पार्टी छोड़े वो जो शॉर्टकट से ऊपर आए, जो नगर सेवक से महापौर बने, महापौर से प्रदेश प्रवक्ता बने और महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता बनने के बाद में सीधा अध्यक्ष बन गए प्रदेश के और फिर वहां से सीधा मुख्यमंत्री बन गए। उन लोगों का काम है पार्टी छोड़ना। उनका सीधा सीधा कहना है जिन्होंने देश से नहीं पार्टी से गद्दारी की, ईमानदार पार्टी ईमानदार नागरिकों से गद्दारी की है। ये कार्यकर्ता और ये नेता भी ईमानदार नागरिक हैं और इनके साथ गद्दारी करने वाले को ये जयचंद का खिताब देते हैं। तो ऐसे हालात में आने वाले समय में क्या अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस अपनी जो रणनीति है, जो स्ट्रेटेजी है, क्या वो पूरी तरह से बदलेंगे? क्या वो इन बाहरी लोगों को पार्टी से उठा करके फेंकेंगे या वैसे ही रख करके चलाएंगे? और चुनाव में हारने के बाद ये जो पुराना काडर है, जो मूल काडर है, जो अभी भी सक्षम है, उनकी उम्र अभी भी 50-55 के अंदर है, तो क्या ये लोग वहां पर आकर के पूरा साफ करके वापस अपने संगठन का कब्जा लेंगे चुनावों के बाद? ये देखना भी बाकी है। हमने इसके ऊपर अपनी पूरी नजर बनाए रखी है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप भी अपनी आंखें खुली रखिए और रीडिंग बिटवीन द लाइंस, यानी दो वाक्यों के बीच में क्या लिखा है, इसका मतलब यानी क्या छिपा है, इसका मतलब गौर से समझने की कोशिश कीजिए। हर पार्टी के हर नेता के भाषण में कुछ ना कुछ छुपी हुई बात रहती है। नरेंद्र मोदी के नाम का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, ये कुछ स्वार्थी और सेल्फिश नेता जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसकी हम सख्त निंदा करते हैं और हम नहीं चाहते कि इस तरह से देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग किसी भी पार्टी के पद पर या सरकारी पद पर, यानी वो महाराष्ट्र सरकार की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो, इस तरह के लोगों को या देवेंद्र फडणवीस को इस तरह की कोई भी नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी से स्पष्ट रूप से निवेदन है, हमारी प्रार्थना है। हमने आपको आज इस वीडियो में जो जानकारी बताई वो स्पष्ट रूप से बताई, आपको किसी मीडिया चैनल पर नहीं प्राप्त होगी। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें जरूर बताएं और आपको अगर आज का ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भारत के और महाराष्ट्र के हर नागरिक को पता चले कि राजनीति के अंदर की सच्चाई क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो की जानकारी प्राप्त हो और सबसे पहले हमारे वीडियो की जानकारी द्वारा सही जानकारी तुरंत प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।